विक्रम वर्मा ने फोन रेयांश मेहता को सौंप दिया। रेयांश मेहता ने चुटकी लेते हुए कहा, प्रसिद्ध भाई हूँ, आपका मुंबई में स्वागत है। पहाड़ से नीचे सिस्टर सीमा, जो ठंडी हवा को सहन कर रहा था, ने रेयांश मेहता की आवाज सुनी और अधीरता से कहा, बकवास बंद करो, तुम क्या चाहते हो? रेयांश मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, फिर भी आपने मेरे कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने, मेरे निर्माण स्थलों को तोड़ने और यहां तक कि मेरी कंपनी पर प्रतिबंधित सामान छिपाने का आरोप लगाने के लिए लोगों को भेजा। क्या ये व्यवहार थोड़ा घृणित नहीं है? सिस्टर सीमा अपने वचन का पक्का आदमी था। उसने कहा, ये हो गया, इसलिए अपनी शर्तें बताओ। उनकी माँ और बेटे को जाने देने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? पहाड़ से नीचे सिस्टर सीमा जल्दी में आया, अपने साथ टोंग सिटी से केवल कुछ लोगों को लाया। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। मन पीली रोशनी में उसके चेहरे पर चिंता थी। इस बीच पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित विला की छत पर रेयांश मेहता मुस्कुराते हुए अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया और बोला, शर्तें? तुम मेरे साथ शर्तों पर चर्चा करने के लायक तभी होगे जब तुम पिछले कुछ दिनों में मेरे लिए जो गड़बड़ कर चुके हो उसे साफ कर दोगे। सबसे पहले अपने अधीनस्थों से कहिए कि वे मेरे प्रत्येक कर्मचारी के घर जाएं, उनके दरवाजे पर घुटने टेकें, ईमानदारी से माफी मांगें तथा जो भी मुआवजा दे हो उसका भुगतान करें। दूसरा, क्या निर्माण स्थल को नष्ट करने वालों को पश्चाताप में कमर्शियल स्ट्रीट के पास नग्न होकर परेड करनी चाहिए। तीसरा, अपने अधीनस्थों से कहिए कि वे पैसे से मेरे यूचेन समूह के उन कर्मचारियों का सारा इलाज खर्च उठाएं जो अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें इलाज के खर्च का 2 गुना मुआवजा दें। जिन कर्मचारियों को लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन्हें भी पर्याप्त पैसा दिया जाना चाहिए। चौथा, जिस व्यक्ति ने प्रतिबंधित सामान छिपाया है उसे आत्मसमर्पण करना होगा। जाओ और पहले वही करो जो मैंने ऊपर कहा है। अगर यह मेरी संतुष्टि के अनुसार नहीं हुआ और मैं बहुत दुखी हो गया तो तुम परिणाम जानते हो। ये मामले पूरे होने के बाद हम आपके मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। बस, और जब तक ये पूरा ना हो जाए आप पहाड़ की तलहटी में ही रह सकते हैं। ओह, और मैं आपको आपके बेटे की आवाज़ भी सुना दूं। रेयांश मेहता खड़ा हुआ और फोन सिस्टर सीमा के बेटे को दे दिया, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। 17 वर्षीय लड़के ने हकलाते हुए कहा, हेलो, क्या आप सचमुच मेरे पिता हैं? पहाड़ की तलहटी में सिस्टर सीमा ने अपने बेटे की बातें सुनी और उसके मुंह के कोने पर धीरे से एक मुस्कान आ गई। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, फोन कट गया। उसका चिरइच्छित पुत्र पहाड़ पर था, बहुत करीब, फिर भी वह उसे देखने के लिए ऊपर जाने का साहस नहीं कर सका। अपने दिल में उमड़ती इच्छा को दबाते हुए सिस्टर सीमा ने अपने अधीनस्थों को एक एक करके बुलाना शुरू कर दिया और उन्हें रेयांश मेहता के निर्देशानुसार कार्य करने को कहा। अब तुरंत जाकर मेहता इंडस्ट्रीज के उन लोगों से माफी मांगो जिन पर तुमने कल हमला किया था। अभी मैं तुमसे कोई हिचकिचाहट नहीं चाहता। आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, घुटने टेकना ठीक है, आप सभी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें उनकी माफी नहीं मिली तो तुम सबको मछलियों को खिलाने के लिए मुंबई में फेंक दिया जाएगा। तुम सब मर जाओगे, एक भी नहीं बचेगा। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। सिस्टर सीमा की आवाज़ दबंग और ठंडी थी, किसी ने भी उसके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि अगर उनके अधीनस्थों को लगता था कि उनके साथ छलावा हो रहा है तो उन्हें ऐसा स्वेच्छा से करना था। सभी निर्देश देने के बाद सिस्टर सीमा ने ठंडी हवा का सामना किया और पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित चमकदार रोशनी वाले विला को देखा। शून्य में उसे अपना चिरइच्छित पुत्र दिखाई दे रहा था, जो भी वहीं से उसे देख रहा था। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके 2 दिल हों, उसकी छाती ढोल की तरह धड़क रही हो और वह चाह रहा था कि वह अभी ऊपर भाग जाए। रेयांश मेहता भी वफादार और ईमानदार व्यक्ति हैं। कम से कम वह अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझसे कर्मचारियों से माफी मांगने को कहा। ये कर्मचारी सचमुच भाग्यशाली हैं। अगर कोई और बॉस होता तो उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। अपनी उत्तेजना के बीच सिस्टर सीमा ने भी चुपके से रेयांश मेहता के चरित्र पर विचार किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि रेयांश मेहता किस तरह का व्यक्ति था और उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। ब्लू माउंटेन पहुंचकर उसने रेयांश मेहता को अब एक साधारण बच्चा नहीं समझा। गहराई से सोचने पर उसे लगा कि रेयांश मेहता बहुत ही भयानक था। कल ही उसने रेयांश मेहता को परेशान करने के लिए लोगों को भेजा था। आज जो काम उसने कई साल पहले किए थे, जिन्हें वह खुद लगभग भूल चुका था, उनकी दूसरे पक्ष द्वारा गहन जांच की गई और उसने जल्दी से अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया और अपने बेटे को ढूंढ लिया। साधारण लोगों में कौन इतना निर्णायक हो सकता है, इतनी तेजी से कार्य कर सकता है, बिजली की तरह प्रहार कर सकता है, उसकी मनस्थिति को तुरंत प्रभावित कर सकता है तथा पहल कर सकता है। यहाँ तक कि ड्रैगन हॉल का ड्रैगन राजा भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है कि इस बार परिणाम अच्छा होगा। सिस्टर सीमा ने धीरे धीरे काले होते आकाश की ओर देखा। शाम 7 बजे मुंबई में एक निश्चित आवासीय क्षेत्र, मेहता इंडस्ट्रीज के एक कर्मचारी का घर। कल रात अचानक कुछ बिन बुलाए मेहमान घर में घुस आए और कर्मचारी की पत्नी और बच्चे को बंधक बना लिया। इससे वह लगभग डरकर मर गया। आज मेहता इंडस्ट्रीज से इस्तीफा देने में असफल रहने और काम से जल्दी छुट्टी मिलने के बाद कर्मचारी ने पूरा दिन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर पर बिताया। दरवाजा कसकर बंद था और वह घबराया हुआ दिख रहा था। उसे डर था कि किसी भी समय गुंडे फिर से घुस आएंगे। बच्चा और पत्नी शयन कक्ष में ही रहे, जबकि कर्मचारी सोफे पर बैठा रहा। उसके हाथ में चाकू था और वह बेचैनी महसूस कर रहा था। तभी उसकी पत्नी शयन कक्ष से बाहर आए। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू के दाग थे और उसने धीरे से कहा, बच्चा सो गया है। अगर वे हताश अपराधी फिर से आ गए तो हम क्या करेंगे?
आपका बॉस तो बस एक उद्यमी है और वह भी एक युवा। वह इससे कैसे निपट सकता है? कर्मचारी और उसकी पत्नी एक साथ इकट्ठे होकर आह भरते हुए बोले, चूंकि उसने ऐसा कहा है तो जरूर कोई रास्ता होगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं। क्या वे लोग अब यहाँ नहीं हैं? ठीक तभी कसकर बंद दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई और घंटी बजने से दंपति चौंक गए। जैसे कि दरवाजे के बाहर कोई राक्षस आ गया हो। कर्मचारी ने अपनी पत्नी को कसकर गले लगा लिया। उसका चाकू दरवाजे की ओर तान हुआ था। वह चिंतित महसूस कर रहा था। दरवाजे की घंटी बजती रही, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद वह धीरे धीरे दरवाजे तक गया और झांकने के छेद से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि कल वाले गुंडे अब भी दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे हैं, खूब रो रहे हैं और जोर जोर से कुछ कह रहे हैं। कर्मचारी हक्का बक्का रह गया और दरवाजे की घंटी के इंटरकॉम से उसने बदमाशों की आवाज सुनी। हमें खेद है महोदय, कल की अपनी जल्दबाजी और लापरवाही के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपके सामने झुक रहे हैं। कृपया दरवाजा खोलिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। कल मैंने जो कुछ भी कहा था वह सिर्फ मजाक था। जब वे बोल रहे थे तो झांकने के छेद के बाहर खड़े गुंडे जोर जोर से टाइल वाले फर्श पर झुक गए और जोर जोर से धमाधमा की आवाजें निकालने लगे। फर्श पर कंपन होने लगा और अंदर बैठे दंपति को यह महसूस हो गया कि इसे कितना दर्द हो रहा है। पत्नी ने आश्चर्य और अनिश्चितता से भरे चेहरे से अपने पति की ओर देखा। क्या मैं सपना देख रही हूँ? कर्मचारी ने अचंभित होकर कहा, बिल्कुल भी सपना नहीं है। ये गुंडे सचमुच हमसे माफी मांग रहे हैं, हमारे आगे झुक रहे हैं। कर्मचारी का साहस धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने धीरे से दरवाजे की एक दरार खोल दी। उसे दरवाजा खोलते देख वह गुंडा तुरंत दौड़कर कर्मचारी के पैर से लिपट गया और बेकाबू होकर रोने लगा। कर्मचारी चौंक गया और उसने अपने हाथ में लिए रसोई के चाकू से खुद को लगभग काट ही लिया। ठग ने कहा, मुझे माफ करना बड़े भाई। मैं अंधा था और माउंट ताई को नहीं जानता था। कृपया मुझे माफ कर दो। जब तक आप मुझे माफ कर देंगे मैं कुछ भी करूंगा। ठग ने अपने आलिंगन से 100 युआन के नोटों की एक दर्जन से ज्यादा गड्डियां निकाली और कहा, यह आपके और आपकी पत्नी के भावनात्मक कष्ट के लिए मेरी ओर से मुआवजा है। कृपया इसे बहुत कम न समझें बड़े भाई। ये सचमुच सबसे ज्यादा पैसा है जो मैं निकाल सकता हूँ। बड़े भाई कृपया दयालु बने और क्षमा प्रदान करें। इस अचानक स्थिति का सामना करते हुए कर्मचारी ने अचंभित होकर पैसे ले लिए और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। धन्यवाद बड़े भाई, धन्यवाद बड़े भाई। गुंडों को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और उनका रवैया अत्यंत भक्तिपूर्ण था। फिर वे सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। कर्मचारी की पत्नी ने आश्चर्य से अपने पति की ओर देखा और कहा, क्या ये वास्तव में आपके बॉस रेयांश मेहता ने किया था? कितना प्रभावशाली। उन्होंने अभी दोपहर को ही भाषण दिया था और आधे दिन से भी कम समय में लोग हमारे दरवाजे पर घुटने टेक कर माफी मांग रहे हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। कर्मचारी भी आश्चर्यचकित था। पहले उन्होंने ये भी सोचा था कि रेयांश मेहता केवल कर्मचारियों को स्थिर करने के लिए डींगे मार रहा था, लेकिन अभी जो हुआ उसने उन्हें अपने नए बॉस का पुनः मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया। युवा मास्टर मेहता की ताकत हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और यह एक चाल वास्तव में आश्चर्यजनक है। अब मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अब से समूह में मैं उनके किसी भी निर्णय पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। वह सचमुच कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कर्मचारी ने अपने हाथ में रखे नोटों को देखा। कुछ ही मिनटों में उसका मूड तनावपूर्ण भय से उत्साह में बदल गया। इस समय उसकी नज़र में रेयांश मेहता एक देवता था और केवल एक देवता ही ऐसा चमत्कार कर सकता था। उनकी पत्नी का रवैया भी बदल गया और उन्होंने उत्साहित होकर कहा, मैंने पहले उन्हें कमाका था। मेरे पास कोई दूरदर्शिता नहीं थी। यदि भविष्य में आपको अपने बॉस से दोबारा मिलने का मौका मिले तो कृपया मेरे लिए उनसे क्षमा मांग लें। मुझे उस पर संदेह नहीं करना चाहिए था। ऐसे बॉस का अनुसरण करना हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। अब से तुम्हें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कर्मचारी ने अपने पड़ोसियों की हैरानी भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा बंद कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, भले ही समूह मुझे अभी चले जाने को कहे, मैं नहीं जाऊंगा। युवा मास्टर मेहता का अनुसरण करने से भविष्य बहुत अच्छा होगा। बच्चों से कहो कि वे सोए नहीं, आज रात हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मानसिक क्षतिपूर्ति को पकड़े हुए कर्मचारी उस सैनिक की तरह था जिसने अपने जनरल के साथ युद्ध जीत लिया था और उसका मनोबल ऊंचा था। अपनी पत्नी और बच्चों के तैयार होने का इंतजार करते हुए उन्होंने कंपनी ग्रुप चैट खोला और खुशखबरी साझा करना चाहा। हालांकि वह बहुत धीमे थे। कोई पहले से ही उत्साहपूर्वक उन अपमानजनक चीजों पर चर्चा और पोस्ट कर रहा था जिनका उन्होंने सामना किया था। अभी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन गुंडों ने कल जानबूझकर मेरे पिता को जमीन पर गिरा दिया था, वे मेरे दरवाजे पर आए, मेरे पिता के सामने घुटने टेके, बार बार ईंटों से अपने सिर पर वार किया, क्षमा मांगी और माफी मांगी, तब तक रोए जब तक उनके कपड़े भीग नहीं गए और उनके चेहरे खून से लथपथ नहीं हो गए, और यहाँ तक कि मेरे परिवार को माफी के तौर पर एक बड़ी रकम भी दी। मैं उस समय स्तब्ध रह गया था। मुझसे माफी मांगने के लिए यह व्यक्ति सचमुच निर्दयी था। उसने खुद को तब तक मारा जब तक उसके सिर से खून नहीं निकलने लगा। पड़ोसियों ने मेरी ओर अलग नजर से देखा, प्रशंसा से भरे हुए। मेरे मुकाबले इसकी क्या कीमत है? मेरा तो और भी ज्यादा अपमानजनक है। मेरी माँ ने अभी अभी मुझे फोन किया है। मेरे पिता से जो भी पैसा जबरन वसूला गया था वह सब वापस कर दिया गया है, साथ ही 2 गुना भी। जिस समूह ने मुझसे जबरन पैसे लिए थे, दर्जनों लोग कांटेदार टहनियां लेकर हमारे दरवाजे पर आए और मेरे पिता से उन्हें पीटने की विनती करने लगे। गांव में हर कोई घबरा गया। वे सभी देखने के लिए बाहर आ गए।
ये दृश्य नए साल जैसा था। उस समूह के नेता ने तो यहाँ तक कहा कि वे कल पूरे गांव में मेरे परिवार के लिए एक भोज का आयोजन करेंगे ताकि मुझसे माफी मांगी जा सके। अब गांव में मेरे परिवार की प्रतिष्ठा अद्भुत है। मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह हल हो जाएंगी। वह मुझसे पूछती रही कि मैंने किस महान देवता को आमंत्रित किया है। और मैं अभी अभी मेरी बहन ने अचानक मुझसे कहा कि मुझे अब इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर उसे परेशान करते थे वे भी उससे माफी मांगने लगे। उसके लिए वह उपहार खरीदने लगे जो वह चाहती थी, और यहाँ तक कि उसे अपना नया बॉस मानने लगे। अब वह अपना सिर ऊंचा करके घूम रही है। हालांकि शुक्र है कि मेरी बहन सहमत नहीं हुई। वह ऐसे लोगों के समूह के साथ जुड़ने की योजना नहीं बना रही है और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उसने अभी मुझे बताया कि स्नातक होने के बाद वह मेहता इंडस्ट्रीज में भी काम करना चाहती है। यंग मास्टर मेहता की तुलना में वे गुंडे कुछ भी नहीं हैं। हाँ, तुम्हारी बहन बहुत होशियार है। बहुत कम बच्चे चीजों को इतनी स्पष्टता से देख पाते हैं। अब बोलने की मेरी बारी है। बड़े लोगों, स्क्रीन पर स्पैमिंग बंद करो, मुझे थोड़ा दिखावा करने दो। मैं शादी करने वाला हूँ, है ना? मेरे ससुर ने मुझ पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला, वरना वे अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देंगे। मैंने पहले ही सगाई का उपहार दे दिया था, तारीख तय कर दी थी और रिश्तेदारों को सूचित कर दिया था, और फिर उसने मेरे साथ यह धोखा किया। हे भगवान, अभी अभी मेरे भाभी ससुर अचानक मुझे ढूंढने आए और कहने लगे कि वे बूढ़े और भ्रमित हैं। उन्होंने मेरी क्षमता नहीं देखी है और उनकी बेटी का मुझसे विवाह करना उनके परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसने सगाई में मिले सभी उपहार भी लौटा दिए और दहेज में एक कार भी दी। मैं मौके पर ही रो पड़ा। सच में साथियों, किसने कभी ऐसा दृश्य अनुभव किया है? यह एक सपने जैसा है। किसका ससुर इतना उदार है? मैं अभी भी रो रहा हूँ, ये सचमुच अविश्वसनीय है। उसी समय समूह चैट अभी भी संदेशों से भरी हुई थी और सभी कर्मचारी उत्साहित थे क्योंकि धुंध छंटने के बाद उन्हें स्पष्टता का एहसास हो रहा था। कई लोगों ने कहा कि वे आज पूरी रात जागते रहेंगे क्योंकि वे इतने उत्साहित थे कि सो नहीं पाए। पहले उन्होंने सोचा था कि रेयांश मेहता वास्तव में इस मामले को हल करने में सक्षम हो सकता है। अधिक से अधिक ठग अब नहीं आएंगे और गायब हो जाएंगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। किसने सोचा होगा कि रेयांश मेहता उन्हें सीधे अपने दरवाजे पर आकर माफी मांगने, पूर्ण सुधार करने और दासों की तरह विनम्रता से व्यवहार करने के लिए मजबूर करेगा। ये कर्मचारियों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी राहत महसूस नहीं की थी। उन्होंने मेहता इंडस्ट्रीज में काम करने से उत्पन्न सम्मान की भावना भी महसूस की। पहले वे काम को केवल आजीविका का साधन मानते थे, अब उनके दिल धीरे धीरे समूह से जुड़ गए हैं और वे एक समान सम्मान साझा करते हैं। जो कोई भी मेहता इंडस्ट्रीज के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करता, वे उसका सामना करते, यहाँ तक कि उस पर कूदकर उसे मारते भी। कुछ लोग रेयांश मेहता की तुलना मेहता ओल्ड मास्टर से करने लगे। उन्होंने पाया कि दोनों अतुलनीय थे। बूढ़ा मास्टर स्थिर और शांत था, जबकि रेयांश मेहता तेज और निर्णायक था, बिना देरी के काम कर रहा था, उसी दिन मामले को हल कर रहा था। यदि मेहता ओल्ड मास्टर ने मेहता इंडस्ट्रीज की नींव रखी, तो यंग मास्टर मेहता वह पर्वतारोही है जो उस पर गगनचुंबी इमारतें बनाता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे मेहता इंडस्ट्रीज में शामिल होने का मौका मिला और यंग मास्टर मेहता जैसे अच्छे बॉस मिले। यंग मास्टर मेहता के आने से मेहता इंडस्ट्रीज पुनर्जीवित हो जाएगा और अब वह पुराने जमाने का नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि यह मामला तो बस शुरुआत है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्या तुमने ध्यान दिया? शुयानरान से उसकी सगाई टूटने के बाद पूरा ग्रुप बदलने लगा। युवा मास्टर मेहता के प्रति मृत्यु तक निष्ठा की शपथ लो। मैं मरते दम तक अपने पद पर काम करता रहूंगा। जहां कठिनाई होगी मैं वहां जाऊंगा। अगले पीरियड में हर कोई मेरे कार्यालय की लाइटें चमकती हुई देखेगा। मेरा जिगर कंपनी के लिए है। ये प्रतिस्पर्धात्मक होता जा रहा है, ये प्रतिस्पर्धात्मक होता जा रहा है। मैं तो नया साल भी नहीं मना रहा हूं। मैं अपने स्वामी के साथ मृत्यु तक साथ रहने की शपथ लेता हूं, युवा मास्टर मेहता के लिए। कर्मचारी निश्चित रूप से यह नहीं भूले कि रेयांश मेहता ने उन्हें यह सब दिया था। रेयांश मेहता की छवि भी पलटने लगी और उनके दिलों में एक पूरी तरह से नई छवि बन गई। यदि वे सैनिक थे तो रेयांश मेहता ही वह सम्राट था जो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर सकता था। इसलिए वे सभी बिना किसी दिखावे के समूह में ईमानदारी से रेयांश मेहता की प्रशंसा करने लगे। दुनिया में ऐसे कितने बॉस होंगे जो अपने कर्मचारियों के लिए इतना कुछ कर सकें। एक ही समय पर मुंबई शहर के प्रमुख अस्पतालों में समूह के कर्मचारी कुछ दिन पहले काम से घर लौटते समय अचानक हुए हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब अस्पताल के बिस्तरों तक सीमित हो गए थे। उन्हें ये देखकर भी आश्चर्य हुआ कि अस्पताल का माहौल बदलने लगा था। सिर पर पट्टी बांधे एक कर्मचारी ने देखा कि लोहे की छड़ें पकड़े हुए कई हटे कट्टे आदमी अचानक उसके अस्पताल कक्ष के दरवाजे पर आ खड़े हुए। ये वही गुंडे थे जिन्होंने उसे पीटा था और अस्पताल पहुंचाया था। वह चौंक गया और मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि वह हक्का बक्का रह गया। लोहे की छड़ें पकड़े ये लोग उसके सामने ही एक दूसरे को बेरहमी से पीटने लगे।